नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपक कुमार पांडे जी। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में। आज रूबरू चर्चा के तहत आपसे कुछ अनछुए पहलुओं पर, अनछुए प्रश्नों पर आपसे बातचीत करते हैं। जी पांडे जी नमस्कार। स्वागत है सर। दरअसल आज आप देश और दुनिया में जो आपका नाम है, हिंदी साहित्य में जाना माना नाम है, और आपके साथ दंपति के रूप में हमारी बहन नूतन पांडे जी का भी नाम है। जिस तरह से आप इस पद पर रहते हुए पद से अलग जिस तरह से आप साहित्य सेवा कर रहे हैं, जैसे हम सारे सोशल मीडिया में जिस तरह से आपको और नूतन दीदी के बारे में पढ़ते हैं, ये जो सफ़र है कैसे प्रारंभ हुआ और किस संघर्ष के साथ आप यहाँ तक आए? मैं चाहता हूँ कि हमारे इस रूबरू कार्यक्रम के तहत हमारे दर्शकों को इस संघर्ष के बारे में बताएं। जी पांडे। सबसे पहले तो सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ मैं जी। और इस रूबरू कार्यक्रम में आपने मिलने का मौका दिया दर्शकों के साथ में, जी, तो आपका धन्यवाद है। और एक छोटी सी बात है, आप और हम कोरोना के बारे में जानते हैं जी, लॉकडाउन के बारे में जानते हैं, और आप और हम दोनों ही चिंतनशील प्राणी हैं जी, और लेखन से भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं। और साहित्य की जहाँ हम विद्यार्थी हैं, वहीं साहित्य की थोड़ी बहुत सेवा भी करते हैं। समय मिला और संगोष्ठियों में पहले जो है हम लोग साक्षात संगोष्ठियों में भाग लिया करते थे। लॉकडाउन में लोगों ने कहा नहीं, अब हम एक काम करते हैं, आभासी दुनिया कार्यक्रम करना है हमें, लेकिन आभासी दुनिया से हम लोगों को वही जोड़ना पड़ेगा। अपनी बात हमें देश और दुनिया तक पहले की तरह ही पहुँचानी है, लेकिन उसका माध्यम हम अब आभासी दुनिया ले लेते हैं। जी। एक दो ऐसे लोगों ने हमसे आग्रह किया कि सर इस विषय पर करते हैं जी। चूँकि मेरा और पत्नी डॉक्टर नूतन का जी। प्रवासी साहित्य पर बहुत काम है, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा करते हैं। और वो क्रम जो शुरू हुआ लॉकडाउन के दौरान, जी, तो हम वहाँ परेशान होने की अपेक्षा लॉकडाउन से हमने अपने इस क्रियात्मक और सकारात्मक सोच के साथ में इन संगोष्ठियों में भाग लेना शुरू किया। जी। और ये क्रम ऐसा हुआ कि एक दिन में हमें कभी कभी 3 जगह पर जो है जी, अपनी बात रखने का मौका मिला। और इससे ये हुआ कि हमारे भी पढ़ने लिखने की एक सार्थकता सिद्ध होती लग रही है जी, और लगी है। तो बस यही क्रम है हमारा। नहीं, जैसे पांडे जी, मैंने जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से आपके साहित्य को पढ़ा है, आपका जो महत्वपूर्ण योगदान है प्रवासी भारतीयों के बारे में ज़्यादा योगदान है, या यूँ कहें कि हिंदी भाषा के जो साहित्यकार हमारे भारत के बाहर हैं, या हिंदी भाषा की जो साहित्य में सेवा कर रहे हैं, उन साहित्यकारों के ऊपर आपका बहुत बड़ा काम है। ये विचार कैसे मन में आया कि मुझे प्रवासी हिंदी साहित्यकारों के ऊपर काम जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी। इसकी भूमिका बनती है 1994 की। जी। जब मैं जबलपुर, मूलतः मैं जबलपुर से हूँ। जी। जी। और जबलपुर में मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था। जी। मौका मिला कि यूजीसी के माध्यम से प्रयोजन मूलक हिंदी पाठ्यक्रम लॉन्च हुआ। जी। और मुझे प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा भेजा गया। जी। वहाँ पर आने के बाद मुझे मालूम चला कि वहाँ पर 150-200 बच्चे, विदेशी बच्चे आके हिंदी पढ़ते हैं। हाँ। तो एक मन में उत्कंठा हुई कि जब मुझे शोध कार्य करना है तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि भारत से बाहर के किसी साहित्यकार को लूं। जी। क्योंकि उस समय ये हमारी बुद्धि इतनी नहीं खुली थी कि हम इतना विस्तार से सोच पाते कि समुद्र के पार भी बहुत कुछ है। बिल्कुल हिंदी का, बिल्कुल, जैसे हम जिस परिवेश में अच्छे हैं। और वहाँ से मेरा एक पॉइंट आया कि भारत से बाहर हिंदी है। जी। वो अध्ययन किया, जब मालूम चला तो फिर मैंने अभिमन्यु अनंत पर अपना शोध का विषय बनाया। जी, मॉरिशस के बहुत बड़े साहित्यकार। जी 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 जी, सबसे बड़े साहित्यकार हिंदी साहित्य के अगर हम माने भारत से बाहर, जी जी, तो वो अभिमन्यु अनंत थे। जी जी। और उन पर मैंने शोध कार्य किया। और भाग्यवश ईश्वर ने मुझे दिल्ली में पदस्थ कर दिया शिक्षा मंत्रालय में। जी। और वहाँ से फिर मौका मिला कि मुझे विदेश सेवा में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। और मैं ट्रिनिडाड टोबैगो पहुँच गया। पत्नी मॉरिशस के उच्चायोग में पहुँच गई। जी जी, नूतन दीदी ना। जी जी जी। और फिर आप पाते हैं कि जैसे ही आप तकनीक से जुड़ जाते हैं जी,
इस आभासी दुनिया ने आपको इतना बता दिया हम्म, कि संसार में हिंदी को लेकर क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। और फिर जब ये मालूम चला कि बाहर रहकर हम्म, जो भारतीयतर जो साहित्यकार हैं वो हिंदी की बहुत सेवा कर रहे हैं। पहले आपने और हमने 2-3 नाम सुने थे, बिल्कुल, फादर बिल्कुल। कामिल बोल के, जी, जी। गारसदा तासी। हाँ, हाँ। लेकिन उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो आप पाते हैं कि आज वैश्विक स्तर पर जी। ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां भारत का व्यक्ति ना हो ना हो और जहां पर काम नहीं हो रहा है हिंदी में काम ना हो। बिल्कुल सही है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती बन गई कि हमें यहाँ से अब उन साहित्यकारों को बाहर लाना है समाज में, या हमें खुद अपने आप को जानना है और फिर इससे अगर ये जानकारी हम आप तक भी पहुंचा पाएं या दूसरे तक पहुंचा पाएं, तो इस उद्देश्य से वो हमने प्रवासी साहित्यकारों पर काम करना शुरू कर दिया। जिस तरह से आपने प्रवासी हिंदी साहित्यकारों पर काम किया या जो भारत के बाहर रह रहे जो मूल देशों के साहित्यकारों पर काम किया, उसके साथ में जिस तरह से हिंदी भाषा का काम हो रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है लंदन में तेजल शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिका में आप चाहें तो विजय कुमार मेहता जी हैं, शेर बहादुर सिंह जी हैं, और कनाडा में गोपाल बघेल जी हैं, नॉर्वे में शरद आलोक जी हैं। ऐसे बहुत सारे जो नाम हैं जो हिंदी भाषा के लिए बड़े ही अच्छी तरह से भारत से बाहर काम कर रहे हैं, और आप भी उनसे जुड़े हैं। देखिए अभी एक ये बहुत अच्छा संयोग है, ये प्रश्न आपने इतना अच्छा किया जी, और आपको जानकर खुशी होगी जी। अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है जी। लेकिन ये आपके इस माध्यम से लगता है सबको मालूम चल जाएगा, और आपने पूछ लिया इसलिए। जी जी बिल्कुल। कि अभी हमने 35 साहित्यकारों के साथ में हाँ। एक इस कोरोना काल में जी जी उनसे हमने साक्षात्कार लिए जी, जो प्रवासी हिंदी साहित्यकार जो भारत से बाहर रहकर हिंदी जी। के लिए सेवा कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, जिसमें आपने नाम लिए वो सब शामिल तो हैं ही। जी, जी। और अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, हाँ। न्यूजीलैंड, जी। फिजी, कनाडा और जी। इतने तमाम देशों, मॉरिशस, जी, इन जी। सभी देशों के साहित्यकारों के साथ में हमने साक्षात्कार लिया, और वो साक्षात्कार फिर हमने उसको टंकित किया। टंकित करने के पश्चात अब वो पुस्तकाकार रूप में मुझे लगता है कि अप्रैल में पाठकों तक पहुंच जाएगा। नहीं, ये तो आपका बेहद महत्वपूर्ण कार्य है, बड़ा गंभीर कार्य है। लेकिन जिस एक चीज़ और मैं आपसे पूछ रहा था पांडे जी कि जिस तरह की केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, आप उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं। भारत और भारत के बाहर वास्तविक हिंदी की क्या स्थिति है? देखिए अगर आप जहाँ भारतवंशी हैं जी, और वहाँ पर तो स्थिति आज आप भारत में ही देख लें, आपका और हमारा बच्चा कोई भी हिंदी में अगर 10वीं 12वीं का बच्चा एक पेज लिख दे तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। यही स्थिति जो है विदेशों में भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत से बाहर जो भी गए हैं वो अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम, लेखन तो दूर की बात है, लेकिन अब वार्तालाप में अभिव्यक्ति का माध्यम वो हिंदी रखना चाहते हैं। जी। दूसरी बात मैं यहाँ बताऊंगा कि भूमंडलीकरण के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण जी, जो विदेश के लोग हैं वो भारतीय भाषा के प्रति आकर्षित हुए हैं। जी। तीसरा एक और कारण है जनसंख्या। जी। कोई भी औद्योगिक घराना चाहे वो कहीं का हो, बाजारवाद के चक्कर में, और वो चाहता है भारत पहुंचना। बिल्कुल। और क्योंकि सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत में, और अगर भारत में किसी को आना है तो हिंदी जरूरी है। हिंदी जरूरी है, और हिंदी सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल मजबूरी उनकी। बिल्कुल। और नहीं है तो वो अपने देश के ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनको हिंदी वार्तालाप तो आता हो। तो ये हिंदी का अगर हम देखें तो एक सकारात्मक पक्ष है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी की उपादेयता को पहचाना गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज अधिकांश विश्वविद्यालयों में, लगभग मैं काम कर रहा था तो मुझे मालूम चला कि 245 विश्वविद्यालयों में हिंदी का पाठ्यक्रम किसी न किसी रूप में चल रहा है, मौजूद है। भारत से बाहर बहुत बड़ी बात है। ये आपके और हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे भारत देश गर्व की बात। जी 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 बिल्कुल। दूसरा है भारत सरकार भी इसमें बहुत योगदान कर रही है। जो भारत से बाहर की जो हमारी एम्बेसीज हैं जी, दूतावास हैं जी, इनके माध्यम से भी हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत काम हो रहा है। जी। अगर हम गिरमिटिया देशों की बात करें जी, मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, सूरीनाम हो गया, तो यहाँ पर जो मजदूर अपने साथ भाषा ले गए वो आज किसी रूप में भी वहाँ पर है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप उनसे अगर बात करते हैं हिंदी में
तो वो ये अपेक्षा करते हैं कि आप भारतीय दिख रहे हैं, तो बिल्कुल। वो भारत से हिंदी में बात करके वो बहुत गर्व अपने का आप को महसूस गौरवान्वित करते हैं। महसूस करते हैं कि हम अपने पूर्वजों की सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जी। जी। तो दूसरा ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि आज के समय में कमी जैसे भारत में हो रही है, हाँ। अंग्रेजी बोलना एक शान और शौकत बन गई है, बिल्कुल वही हालात उन देशों में भी है। बिल्कुल। और यह चाहिए वहाँ पर कि उन्हें हिंदी के वार्तालाप का वातावरण नहीं मिल पा रहा है, जी बिल्कुल। और भारत सरकार इसमें बहुत सकारात्मक जी, कार्य जी। कर रही है, और आप में और हमें इसमें सहयोग देना चाहिए, जैसा आप दे भी रहे हैं। जी बिल्कुल। आपने भी अनेक किताबें पुस्तकें लिखकर जी और लेखन के माध्यम से उन पाठकों तक पहुंचने की जो प्रक्रिया की है, जी हम जो कर रहे हैं बिल्कुल, वो भी यही है। बिल्कुल। तो ये आपको और हमारे सहयोग से ही हिंदी को हम और भी जो है एक मुकाम तक और प्रचार प्रसार तक ले जा सकते हैं। इसी बीच एक और प्रश्न है पांडे जी आपसे, बिल्कुल सीधा सीधा आपसे इस प्रश्न से रूबरू हो रहा हूँ कि जिस तरह केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, उसकी हिंदी के लिए क्या रूपरेखा है? देखिए, मूलतः जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, जी। ये हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए बना है। जी। यहाँ पर जहाँ हिंदी का शिक्षण का काम होता है, वहीं हिंदी तर जो भाषी क्षेत्र हैं, जी। इवन सांसद हैं, हाँ। इवन जो विद्यार्थी हैं, जी। उनको हिंदी का अध्ययन अध्यापन कराना है। दूसरा है कि हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए जो भी हो सकता है, संगोष्ठियां करना, जी जी, राष्ट्रीय विशेष सेमिनार रूप से करना, दक्षिण भारत में, जी, पूर्वोत्तर कहीं भी, राज्यों में। जी 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 अनेक देश के किसी भी कोने में। जी जी। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो एक पाठ्यक्रम है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, हाँ। इसमें विदेश के प्रति वर्ष लगभग 100 छात्र उसमें दाखिला लेते हैं, क्योंकि वो करस्पॉन्डेंस कोर्स से चल रहा है। जी जी जी। फिर हम ऑडियो वीडियो बनाते हैं 30-30 मिनट की, बहुत सारी व्याकरणिक बिंदुओं पर। जी। जैसे हम विषय ने का प्रयोग है, हाँ, ओ का प्रयोग कैसे है, करें, कहाँ करें, से का कैसे प्रयोग, करें, वाक्यों में कैसे करें, और व्यवहारिक रूप से हिंदी कैसे जी जी सीखें। जी जी। तो उसे हमने जो है एक सामान्य वार्तालाप में विदेशी पात्रों के साथ में हाँ। वो भी प्रस्तुत किया है। तो रोचक ढंग से हम हिंदी के जो मूल हमारी जो भावना है, जी। हिंदी का प्रचार प्रसार, जी उसको हम कर रहे हैं। जी धन्यवाद। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय सीमा है आपकी और हमारी भी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जी जिस माध्यम से अपनी सेवा कर रहे हैं, जिस साहित्य से अपनी सेवा कर रहे हैं, जिस लेखनी से अपनी सेवा कर रहे हैं, कि आप अपने साहित्य के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और मूलतः अब जब भारत लौटने के बाद जी मैंने और पत्नी डॉक्टर नूतन ने जी। हमने ये निर्णय लिया है हाँ कि हम भारत से बाहर जी जो हिंदी की सेवा कर रहे हैं जी किसी भी रूप में, हम उनको जो है प्रकाश में लाएंगे। जैसे एक छोटी सी बात है कि मैं जबलपुर से था, जी जी। छोटे से शहर से था, हाँ। आवश्यकता नहीं पड़ी तो मैंने कभी जो है ये सोचा ही नहीं कि भारत से बाहर भी कुछ हिंदी का होगा। जी। यही स्थितियाँ आज भी मौजूद हैं। आप अगर देखें, अगर जो छोटे शहरों में विश्वविद्यालय हैं, वहाँ नहीं मालूम है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा दायित्व है। दुनिया वहीं तक है एक तरह से। मैं सॉरी, मैं नहीं, वो ठीक है, लेकिन सच यही है, सच्चाई यही है। और हम ये चाहते हैं कि प्रवासी साहित्यकारों के साहित्य को भी हिंदी साहित्य में शामिल किया जाए जी, क्योंकि वो भारत से बाहर रहकर हिंदी की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें आप और हम दोनों सब मिलकर बिल्कुल यह एक बीड़ा उठा सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की जो कल्पना है वह पूर्ण हो, और उसमें भारत से बाहर लिखा गया हिंदी साहित्य को वही दर्जा प्राप्त हो जो भारत के में लिखे जा रहे हिंदी साहित्य को दर्जा दिया जा रहा है। आपका तो बहुत बड़ा साहित्य है, बहुत लंबे समय से आप साहित्य सेवा कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं, कि अब वर्तमान समय में आप क्या लिख रहे हैं? वर्तमान में जैसे मैंने अभी आपको बताया जी कि प्रवासी हिंदी साहित्यकारों से जो हमारा संवाद हुआ वो अभी 35 के साथ आया है। 30 के साथ हमारा चल रहा है जी, वो बाद में आएगा। और इसके साथ ही साथ अभी 2-3 हमने एक नई योजनाएं हमारे सामने हैं जी कि कुछ अप्रकाशित साहित्य भारत से बाहर जी बहुत है। हाँ हम उन लोगों को, चूंकि वहाँ पर हिंदी प्रकाशन की सुविधा नहीं है, जी जी, हमारा ये कोशिश है कि वो साहित्य हिंदी साहित्य को मिलना चाहिए। वो हिंदी साहित्य की धरोहर है और वो प्रकाश में आना चाहिए, प्रिंट होकर आना चाहिए। हम लोगों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आपको कहीं ऐसा भारत से बाहर कोई साहित्य मिलता है जो प्रकाशित नहीं हुआ है किसी कारण, हम उसमें चाहे आपका जो इंद्रप्रस्थ सोसाइटी लिटरेचर जो संस्थान है या हमारे व्यक्तिगत संबंधों का भी हम उपयोग करके उनको हम चाहते हैं कि वह साहित्य में
मिले और साहित्य में आए, सामने आए। जी जी। तो ये लेकिन एक सवाल पांडे जी फिर भी अधूरा है। मैंने एक बात कही थी कि इतना लंबा आपका जो साहित्य का जीवन है, इतनी लंबी जो साहित्य साधना है, कि मैं चाहूँगा कि इसमें कुछ आप अपनी कुछ पुस्तकों के भी नाम बताएं। जो देखिए, मैं पुनः इस बात को कहता हूँ, आपकी एक बात हमेशा मैंने बहुत सारे मंचों पर आप हमेशा एक बात कहते हैं कि लेखक को लिखना कम चाहिए, पढ़ना ज़्यादा चाहिए। ये आप बात हमेशा कहते हैं। बहुत अच्छी बात आप है भी जो आप कह रहे हैं कि वास्तव में ये तो आपकी बात है, तो आपकी बात को लेकिन आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी लेखक हैं तो आप भी जानते हैं जी। और वास्तव में जितना पढ़ेंगे, जितना आप ग्रहित करेंगे, बिल्कुल अपनी बात को, आपका जो शब्द भंडार जितना बड़ा होगा, आप अपनी बात को उतने ही अच्छे से जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में हमारी जो 4 किताबें आई, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। जी जी बिल्कुल। एक तो आई है मॉरिशस के लेखक रामदेव धुरंधर की जुबानी, जिसमें हमने उनसे बातचीत का जो क्रम चालू किया और वो क्रम बहुत लंबा चला। 6 महीने तक हमारी जो है बातचीत होती रही, कभी आधा घंटे, कभी 1 घंटे। फिर हमने उससे जो है एक मालूम चला कि उनकी जो साहित्य साधना पर बात हुई जी, तो उसे हमने पुस्तकाकार रूप में ला दिया। फिर एक बात हुई कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर, प्रवासी साहित्य के इस साहित्यकार पर हमारे पास में सामग्री नहीं है। अच्छा। तो फिर जैसे कुछ आप जैसे मित्रों के साथ हमने एक प्रयास किया कि चलिए, आप इस किताबें मेरे पास थी, मैंने कहा आप इस उपन्यास पे इसकी समीक्षा करिए। ठीक है। कुछ और दोस्तों से कहा। तो इस प्रकार से हमने फिर रामदेव धुरंधर की रचना धर्मिता, ये पुस्तक नई लेके आए। जी जी। फिर एक नूतन जी जब मॉरिशस में थी तो उन्होंने क्या किया कि उस वहाँ द्वितीय सचिव थी मॉरिशस में। जी जी जी, वो द्वितीय सचिव के पद पर थी जी। तो उन्होंने वहाँ पर रहते हुए सोमदत्त बखोरी बहुत बड़े कवि हैं वहाँ के। जी बिल्कुल। तो उनकी कुछ अप्रकाशित रचनाएं थी, उनसे कहा कि आप इनको प्रकाश में लाइए। उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई वो नहीं है, रुचि नहीं है। उनके परिवार वालों ने, जैसा आमतौर पर होता भी ऐसा ही जी, व्यवहारिक रूप से ऐसा ही नहीं होता। लेकिन फिर बाद में उन्होंने समझाया तो उन्होंने कहा कि आपको जो करना हो करिए, ये है, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो नूतन जी ने फिर उनकी सोमदत्त बखोरी जी की नाटक जो है जी, वो उन्होंने प्रकाशित कराए। तो ये हम लोगों का क्रम जो है यही जो है चल रहा है और लगातार जो है ये क्रम में हम लोग अपने आप को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पांडे जी, मैं इस साक्षात्कार के अंतिम दौर में एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि भारत में हिंदी लेखकों को विशेष रूप से, या किसी भी भाषा या बोली के लेखकों को, यानी साहित्यकारों को, आप क्या संदेश देना चाहिए? यहाँ पर यही संदेश है कि हमें समाज सापेक्ष ही लिखना चाहिए और समाज के या मानव कल्याण के हितार्थ लिखना चाहिए जी। और उन्हें ऐसे प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से उन्हें संदेश देना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो सके जी। उनकी लेखनी में इतनी सशक्त अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि वह समाज में एक प्रभाव उत्पन्न कर सके। ये मेरा संदेश सभी लेखकों से है। जी, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ थे आदरणीय दीपक कुमार पांडे जी। आप असिस्टेंट डायरेक्टर केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार के पद पर तैनात हैं और उससे अलग एक आपकी व्यक्तिगत पहचान है कि आप बहुत बड़े साहित्यकार हैं और जहाँ तक मुझे लगता है और मेरे अपने जो हमारा हिंदी संसार है, हिंदी साहित्य संसार है, उसमें आप अपनी सहजता के लिए भी जाने जाते हैं। कभी भी, मैं व्यक्तिगत रूप से भी कह रहा हूँ, और कभी भी आप साहित्य से संबंधित बातों की अगर आप चर्चा करेंगे तो निसंदेह मेरी इस बात को आप खरा पाएंगे कि जब आप फ़ोन करेंगे तो आपके फ़ोन पर यही आवाज़ मिलेगी, बताइए कैसे हैं आप। धन्यवाद, नमस्कार। आज के रूबरू कार्यक्रम में अपना समय निकालने के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।